नमस्कार बच्चों। आज अपनी बात करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 के बारे में, बहुपद के बारे में। तो बहुपद के बारे में सबसे पहले इस प्रश्नावली का बेसिक क्लियर करते हैं इसके अंदर कि असल में बहुपद होता क्या है। देखो, एक बहुपद होता है वो एक चर राशि और अचर राशि का एक संबंध दर्शाता है। जो संबंध होता है वो संक्रिया के रूप में होता है। संक्रिया मतलब यानी कि प्लस माइनस गुणा या फिर भाग में आपको वो संख्याएं मिलेगी। अब जो चर होते हैं यानी कि वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका मान हमेशा क्या रहता है, जिनका मान हमें निकालना पड़ता है। जैसे कि एक्स वाई जेड जो भी है, टी डब्ल्यू, जिनका मान हम बता नहीं सकते, इसे निकालना पड़ता है। तो वो जो ये जो वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं, और इनके अंदर जो संख्याएं दी गई है, जैसे कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनको अचर कहते हैं। ये जो वैल्यू होगी अचर होगी, ये क्या होगी, चर होगी। तो अपने यहाँ पे जो बहुपद बढ़ रहे हैं वो एक चर वाला बहुपद बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुपद की घात के बारे में कि बहुपद की घात है क्या होती है, और उसके अनुसार ही ये बहुपद क्या है, अलग अलग डिवाइडेशन होते हैं। यानी कि बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी एक चर वाले बहुपद में चर की उच्चतम घात। कहने का मतलब जो भी बहुपद दिया गया है वो एक चर वाला, या तो कहने का मतलब या तो उसमें केवल x होना चाहिए। अगर y की बात हो रही है तो y के अलावा कोई चर नहीं होना चाहिए उसमें, जैसे कि x भी हो और y भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यानी कि उस चर की उच्चतम घात देखनी है। अब देखो इसके अंदर जैसे कि मैंने एक बहुपद लिया x+2, इसमें केवल x एक ही है, एक ही बार आया, तो अपने इसकी पावर देखेंगे। अगर कुछ नहीं होता है इसका मतलब 1 होता है, तो इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। ये एक घात वाला बहुपद हो गया। अब जैसे कि इसके अंदर देखें, अपने को क्या देखना है कि वही चर देखना है जिसकी उच्चतम पावर है। x इसमें भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन अपने को देखना है कि उच्चतम पावर कितनी है। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो ये कौन सा हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। और इसके अंदर अपने देखेंगे तो इसके अंदर जो उच्चतम पावर है वो इस x की है, कितनी है, 3 है। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघाती। तो इसी के अनुसार के बहुपद का डिवाइडेशन होता है, जिनमें जो पहला होता है रेखिक बहुपद। वो क्या होता है कि अगर आप कोई भी बहुपद पढ़ रहे हो, उसके अंदर जो आपने चर देखा है उसकी अगर जो हाईएस्ट पावर है वो एक ही है, एक के अलावा ज़्यादा नहीं है, तो वो जो बहुपद होगा वो कौन सा होगा, रेखिक बहुपद। जैसे कि अगर किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात, यानी कि जो भी चर दिया गया उसकी उच्चतम पावर है ना, वो अगर आपको एक मिले, एक हो, तो वह बहुपद कौन सा कहलाता है, रेखिक बहुपद या फिर एक घाती बहुपद आप उसको कह सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं x+5, इसमें x आ रहा है केवल, और x की पावर भी कितनी है, 1 है। यहाँ पे v+2 लिया मैंने, तो v की पावर कितनी है, 1 है। आप कोई भी चर ले सकते हो, जैसे कि 2t प्लस में क्या लिया मैंने, 1 है। हालांकि ये गुणांक 2 है लेकिन पावर क्या है इसकी, 1 है। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, रेखिक बहुपद या फिर एक घाती बहुपद। इसी प्रकार द्विघाती बहुपद, यानी कि द्विघात वाला बहुपद कौन सा होता है कि जब किसी बहुपद के अंदर जो चर होता है उसकी जो उच्चतम घात है, अगर वो आपको 2 मिले, 2 हो, तो वह जो बहुपद होता है वो कौन सा होता है, द्विघाती। यानी कि सेम कंडीशन है इसमें। आपको यही चीज़ देखनी है कि आप उस चर को पहचानो जिसकी उच्चतम पावर है। जैसे कि इसके अंदर x भी है, x की पावर है 2 भी है, तो अपने को इसको देखना है, न कि इसको। x की पावर 2 है तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघाती। जैसे t की पावर उच्चतम पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी कौन सा हो गया, द्विघाती बहुपद। z की पावर 2 है, ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल होगी। तो त्रिघाती बहुपद के अंदर भी सेम कंडीशन है। आपको इसी प्रकार वही देखना है चर जिसकी उच्चतम पावर कितनी हो। अगर आपको 3 मिले, जैसे कि इसके अंदर कितनी है, x की पावर उच्चतम कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद। 2x की क्यूब प्लस में 2x प्लस में 3, तो इसके अंदर जो पावर है उच्चतम वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद। इसी प्रकार अपने को बहुपद के अंदर शून्य के निकालने होते हैं। शून्य यानी कि अब इसमें जो आगे वाला पॉइंट है वो है शून्यक। भाई शून्य क्या होते हैं, आप जो भी बहुपद है उसके अंदर जो पावर होती है, जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है उस पर डिपेंड करता है कि जिस बहुपद में चर की जो उच्चतम घात है, यानी कि जो भी आप इसके अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये है, इसकी उच्चतम पावर कितनी है, 3 है, तो उस बहुपद में उस चर के उतने ही मान होंगे। यानी कि इसके अंदर ये जो चर है x है, जब आप इस बहुपद को हल करोगे तो जैसे कि इस x की पावर उच्चतम पावर कितनी है, 3 है,
इसके अंदर 2 है, इसके अंदर क्या है 1 है। तो जिसमें उच्चतम पावर 1 है उसमें x का मान क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर पावर 2 है तो उसके अंदर जो x है उसके मान भी कितने होंगे, 2। ये जो वैल्यू होती है इसको क्या कहा जाता है, शून्य कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपनी आगे लिए है, जैसे रेखिक बहुपद है, कोई भी रेखिक बहुपद अपने हल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया x+1। तो इसके अंदर जो पहला स्टेप आपका ये रहता है कि जो भी बहुपद है उसको आप सबसे पहले क्या बना लो, समीकरण। और समीकरण कैसे बनता है, जब आप उसके इक्वल में क्या लगा दो, 0 लगा दो। आपने इक्वल में उसके अंदर जब आप बराबर में 0 लगा देते हो तो वो अब बहुपद नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, कि समीकरण बन जाती है। और समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है, जैसे कि मैंने x के बराबर में क्या लिख दिया, 0। तो आपको पता है कि जिस भी चर को आप हल कर रहे हो, जैसे कि x का मान निकालना है, तो आपको x के अलावा जितनी भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे वो 1, चाहे वो गुणा में है, चाहे वो कहीं पे भी है, आप उन वैल्यू को कहाँ पे ले जाओगे, इक्वल के दूसरी साइड में लेके जाओगे। जैसे कि x के प्लस में कौन है, 1 है, तो प्लस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी प्लस का 1 उधर जाके क्या हो गया, माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यही है हमारा x का मान। जैसे t+2 है, आपने पहले समीकरण बना दी, ये समीकरण बनेंगी तो प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। इसी प्रकार आपको द्विघात बहुपद को हल करने के तरीके बताता हूँ। द्विघात बहुपद को हल करने के 2 तरीके हैं। जो पहली जो विधि है वो हमारे पास है गुणनखंड विधि, और दूसरी जो विधि होगी वो कौन सी होगी, द्विघात समीकरण, जो आपको यानी कि धाराचार्य सूत्र से उसको डिनोट किया जाता है, तो इस सूत्र से। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे गुणनखंड विधि से। तो आपको इसके अंदर जो x का कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है, ये जो बीच वाला जो पद है ना x का, आपको इस वैल्यू के ऐसे फैक्टर करने होते हैं, यानी कि गुणनखंड ऐसे इससे होने चाहिए कि आप उनको ऐड करो तो वापस यही चीज़ बन जाए, और उनकी आप जब मल्टीप्लाई करो यानी कि गुणा करो, तो जो x² है यानी कि जो पहला वाला पद है और जो अंतिम पद है, उन दोनों का गुणनफल आना चाहिए। तो 10 की जब आप x² से गुणा करो तो 10 से x², यानी कि जो भी आप फैक्टर करोगे ना, उनकी जब आपस में गुणा करोगे तो ये चीज़ बननी चाहिए, और जब जोड़ो तो 7x ही बनना चाहिए। जैसे कि x² प्लस में 7x है तो प्लस में 10। अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या है, आप बहुपद को क्या बनाओ, समीकरण बनाओ। तो ये मैंने क्या बना लिया, समीकरण। अब मैं इसके फैक्टर करूँगा, तो इसके जो फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे, जैसे 5 दूनी 10 होते हैं, और 5 और 2 को जब आप जोड़ोगे तो 7 भी हो जाएगा। तो इसको एक बार 5x और प्लस में क्या लिख लो, 2x, क्योंकि प्लस की वैल्यू है तो प्लस के मैंने 5 और प्लस के 2, प्लस के जोड़ूंगा तो प्लस के कितने हो गए, 7, और प्लस में कितने हैं, 10, बराबर में 0। अब जो पहले 2 पद हैं उनमें देखो आप क्या चीज़ को बना रही है, दोनों में केवल x को बना रहा है। अगर आप अंदर देखोगे 1x बाहर आ गया तो 1x बच गया, यहाँ से x बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, 5 बच गया। तो अब आपको क्या देखना है कि जो आगे वाले जो 2 पद हैं उनमें भी आप ऐसा कॉमन लो ताकि अंदर क्या बचे, x+5, ताकि आगे जब आप कॉमन लो तो ये चीज़ कॉमन आ जाए। तो मैं इसको सबसे पहले लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ अपने को बचानी है। तो अगर आप कॉमन लोगे तो कॉमन ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो आप सबसे पहले लिख लो x+5। अब आप ऐसे देखो कि x की मैं किससे गुना करूँ कि यहाँ पे प्लस का 2x बन जाए, तो आप क्या होगी, प्लस के 2 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अब देखो ये 2 पद के अंदर आ गए, एक तो पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, और दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x+5 कॉमन आ रहा है। जब आप x+5 कॉमन लोगे तो अंदर यहाँ पे बचेगा x केवल, क्योंकि x+5 तो कॉमन आ गए हैं, यहाँ पे बचेगा केवल और केवल 2। अब देखो जब आप इसको हल करोगे तो ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले जो x+2 है वो x+5 के क्या है, गुणा में है, तो उधर जाएगा तो ये चला जाएगा, जो गुणा वाली संख्या होती है वो हो जाती है भाग में। तो x+5 ये जो वैल्यू जाएगी भाग में, तो 0 में जब x+2 का भाग लगाओगे तो वो तो 0 हो जाएगा, और प्लस का जो 5 है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कि एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अगर आप ये चीज़ इसको ना ले जाकर आप x+5 को उधर ले जाओ तो यहाँ पे तो x+2 बचेगा। अब x+5 को आप उधर ले जा रहे हो तो ये चीज़ 0 के भाग में चली जाएगी, और आप चाहे 0 के अंदर x+5 का भाग दो या फिर x+2 का, तो संख्या तो क्या आनी है, 0 ही आनी है। तो x+2 है, प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा,
माइनस का। तो इस प्रकार आपके पास में x के जो दो मान आ गए, एक तो आ गया -5, एक आ गया -2 आ गया। तो आगे वाली जो विधि है श्री धाराचार्य सूत्र। धाराचार्य विधि से आप इसी क्वेश्चन को किस प्रकार हल करोगे, तो उसको करने से पहले आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, यानी कि व्यापक द्विघात समीकरण। व्यापक जो रूप होता है द्विघात समीकरण का वो ये होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, जिसमें a है ना वो x² का गुणांक होता है, यानी कि गुणा वाला अंक होता है। b है वो x का गुणांक होता है, x के गुणा में वाला अंक हो गया। और c है ना वो अचर पद होता है। क्या होता है? c अचर पद। तो आप सबसे पहले कंपैरिजन करो इसकी ax² प्लस के अंदर bx प्लस के अंदर c से। समीकरण क्या है? x² प्लस में 7x प्लस में 10। तो यहाँ से समीकरण की तुलना करोगे x² के गुणा में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 1। x के गुणा में b यानी कि x के गुणा में जो भी होगा वो b का मान होगा। b का मान कितना हो गया? प्लस का 7। और c की जो वैल्यू है अकेला अचर है वो है 10। ये जो 1 प्लस का 7 और 10 है वो इस समीकरण में पुट कर दो। तो यहाँ से देखा हूँ माइनस, ये सूत्र का माइनस है। b का मान कितना है? 7 है। प्लस माइनस रूट के अंदर b की स्क्वायर, b कितना है? 7 की स्क्वायर होती है 49, -4 इंटू 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। और जो c की वैल्यू है वो कितनी है? 10 है। और इस पूरे के डिवाइड में क्या है? 2a, और a कितना है? 1 है। तो अब आपको क्या करना है? इसको हल करना है। तो माइनस का 7 प्लस माइनस, अब देखो रूट के अंदर 49, माइनस के अंदर 4 की गुना 1 से करोगे 4, फिर 4 की गुना 10 से करोगे 40। ये तो बन गया 49 माइनस के अंदर 40। और 49 में से जब आप 40 माइनस करोगे, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 49 माइनस के अंदर 40 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, माइनस का 7 प्लस माइनस 49 में से 40 घटाओगे तो रूट के अंदर कितना बच गया? 9 बटे में 2। अब आपको इसको हल करना है। तो एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना है और एक बार आपको माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। जब आप प्लस चिन्ह लोगे तो आपके पास ये चीज़ बचेगी, प्लस का चिन्ह। और रूट के अंदर 9 है, तो रूट 9 को जब आप हल करोगे तो आपके पास आएगा 3, और बटे में कितने हैं? 2। बराबर में देखो माइनस का 7 और प्लस के 3, माइनस के कितने बच गए? 4। और जब आप 2 का भाग लगाओगे तो आपके पास में कितना आ गया? माइनस का 2। ये जो वैल्यू है वो किसकी है? एक्स की वैल्यू है। एक्स का मान कितना आ गया? माइनस का 2। जब आप माइनस चिन्ह लोगे, यानी कि माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लोगे तो ये दोनों वैल्यू है, यानी कि माइनस का 7 और माइनस का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा बटे में 2। माइनस का 3 और माइनस के 7 का हो गया माइनस के 10। 2 का भाग लगाओगे तो आपके पास आ गया माइनस का 5। आप चाहे गुणनखंड विधि से करो चाहे धाराचार्य विधि से, आपके पास यही मान आएंगे।